नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के नए सुपर डॉन की छवि में आए हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। सुपर डॉन कहने का मतलब कि दुनिया के हर देश को धमका रहे थे, सबको धमकी। लेकिन 24 घंटे के भीतर करारी शिकस्त मिली है, बहुत बड़ी हार मिली है। ये ऐसी हार है कि अब दुनिया के किसी मुल्क के सामने अगर कोई मुल्क सीना ताने हुए है, घुटनों के बल नहीं है उसका राष्ट्राध्यक्ष, तो वहां पर ट्रंप अब मुंह नहीं दिखाने लायक रहे हैं। और कायदे से कहें तो जो खबर हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं, इस बुरी तरह से जो हार हुई है ट्रंप की, इसके बाद वो दुनिया में जिसे मागा मागा का नारा देकर के लाए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो मागा के नारा लगाने वाले दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्योंकि इससे पहले अमेरिका की साख थी, जो बोलता था उतना ही बोलता था कि उसका प्रतिरोध करते हुए कोई अमेरिका को धूल न चटा दे, हरा न दे। भाऊ को चर्चा में जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। इसके साथ साथ स्वागत है भाऊ। जो अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है, इसके साथ साथ एक एंगल और भी है उसमें। नरेंद्र मोदी ये समानांतर, जैसे उनकी हार हुई वो जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, समानांतर इन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई। ये पूरी कहानी है उस धमकी की जिससे पूरी दुनिया में एक बड़ी एक खलबली सी थी। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी, टैरिफ वार, दुनिया में टैरिफ वार शब्द ट्रेंड करने लगा था। 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ ठोक दिया, चीन पर भी लगा दिया टैरिफ। 24 घंटे के भीतर मैक्सिको और कनाडा ने ऐसा जवाब दिया कि टैरिफ के फैसले को, 25% टैरिफ के फैसले को रोकना पड़ा और 30 दिन के लिए फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है। अब 30 दिन की रोक, यानी अब ये दोबारा टैरिफ की तरफ कदम बढ़ाते नजर नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वहीं पर वही नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स में बोले थे अपनी करेंसी होनी चाहिए, आज जयशंकर का बयान है कि हम किसी ऐसी करेंसी पर काम नहीं कर सकते जहां पर चीन के साथ हमारी साझेदारी हो। तो ब्रिक्स में चीन के साथ बैठ करके नई करेंसी की बात कौन किया था? अगर दोनों टू विंडो में लगा दे तो क्या मुंह दिखाओगे? ट्रंप तो वैसे ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मोदी जी भी उन्हीं के नीचे अपना नाम नंबर 2 पे लिखवा लिए। ट्रंप ने कहा टैरिफ लगा देंगे, मोदी जी का कोई जवाब नहीं आया। ट्रूडो से लेकर के सीनबाम तक सबने धमका दिया ट्रंप को। ग्रीनलैंड जैसे छोटे से देश ने ट्रंप को मजबूती से जवाब दिया। लेकिन मोदी जी की जुबान है कि खुलती ही नहीं, 56 इंच की छाती। तो समानांतर 2 बेइज्जतियां हो रही हैं, एक तो ट्रंप और दूसरी उनके पीछे पीछे माय डियर फ्रेंड मोदी भी लगे हैं। ये सबसे पहले मैक्सिको और कनाडा वाली कहानी पर आते हैं। मैक्सिको और कनाडा ने कैसे 24 घंटे में घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को। देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात यह है, मैं इन दोनों देशों को इसलिए सैल्यूट करता हूं कि उनका आत्मसम्मान, अस्मिता, इसके लिए ये लोग भी जी जान लगाते हैं। देखिए भारत तो बहुत दूर है, ग्रीनलैंड थोड़ा दूर है, लेकिन मैक्सिको और कनाडा ये तो बॉर्डर स्टेट है। इनको नेस्तनाबूद करने में यदि आर्मी की पूरी अपनी सैन्य ताकत इस्तेमाल करे तो टाइम नहीं लगेगा। इतना बड़ा सैन्य ताकत है अमेरिका का, लेकिन जिस चीज का जवाब उसी चीज से दिया जाता है। अमेरिका का जो व्यापार है विभिन्न देशों में, तो पहले 3 बड़े पार्टनर कौन है अमेरिका के? पहला मैक्सिको है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है। ये 3 मिलके अमेरिका के कुल व्यापार का 40% कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने पहले भाई कनाडा पे लगा दिया और मैक्सिको पे 25% लगा दिया 1 फरवरी से, और चाइना पे 10%। ये तो हुई पहली डिसीजन ली। कारण क्या था? अवैध प्रवासी आते हैं तुम्हारे दोनों राज्यों से, और कनाडा से ड्रग आते हैं, वो ड्रग नहीं आनी चाहिए। भाई कनाडा से ड्रग नहीं आ सकते, आते हैं
तो कनाडा ड्रग भेजता है तो आने तो आप देते हो ना। मेरा एक सिंपल क्राइटेरिया है, बांग्लादेश से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, बांग्लादेशी या पाकिस्तान से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हम पाकिस्तान को कितना भी कहे मत भेजो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हमें अपनी सीमाएं सील करनी होगी ताकि उधर से कोई नहीं आए। ये बेसिकली नाम अवैध प्रवासियों का है, लेकिन एक विस्तारवादी सोच था। आप उनका पहला निर्णय आने के बाद, शपथ लेने के पहले का क्या स्टेटमेंट था कि मैक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड ये सब मिलके अमेरिका बने, ये मेरे राज्य बने। उन्हें दो टुक जवाब दिया कि ये आपका सपना सपने में रहेगा, हमारी अस्मिता है, हमारी सार्वभौमता है, और हम हमारा किसी भी हालत में राष्ट्रीयता छोड़ने को तैयार। फिर वो टेरिफ पे आ गए, कोई तो कारण देना पड़ता है। अब इनने कहा ठीक है टेरिफ है, तो मैं थोड़े कुछ आंकड़े बताता हूं तुम्हें, क्योंकि वैसे आंकड़े अपने एक प्रोग्राम में हम ज्यादा बताते नहीं हैं। जनवरी 24 से लेकर नवंबर 24 तक जो मैक्सिको सबसे नंबर 1 पार्टनर है, उसका जो इंपोर्ट है अमेरिका से, जो अमेरिका से वो लेता है, वो $309 बिलियन का है। ठीक है, जबकि अमेरिका के जो बेचता है वो $476 का है, बिलियन का। अमेरिका ने $25 बिलियन का। ठीक है, अब मैक्सिको आयात निर्यात जो है इनका, तो अमेरिका मैक्सिको से क्या क्या लेता है? वाहन और ऑटोमेटिव पार्ट, उन्हें गाड़ियों की पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ईंधन, सब्जियां, बिजली के उपकरण, मशीनरी, कृषि उत्पाद, टमाटर से लेके सब्जियों तक, मेटल, प्लास्टिक, केमिकल, कपड़े, फर्नीचर मंगाता है। अब इस पे यदि 25% लगा दिया आपने टेरिफ, तो ये सप्लाई कौन करेगा? अमेरिका। ये चीजें महंगी अमेरिका में आएगी, अमेरिका के उपभोक्ता को महंगा देना पड़ेगा। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री ऑक्सीजन पे आ गई थी, क्योंकि अमेरिका में कारें बनती है, उसके स्पेयर पार्ट मैक्सिको में बनते। यदि स्पेयर पार्ट महंगे आएंगे तो ये कारें इंटरनेशनल मार्केट में कैसा या लोकल मार्केट में कैसा होगा? तो इनडायरेक्टली आप एक महंगाई का झटका अपने ही देश में देने जा रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं था शायद। मैंने क्या कहा, जब कुपड़ आदमी के हाथ में सत्ता आती है तो वो ऐसे वन डायरेक्शन में फैसले लेते हैं, उसका रिपरकेशन नहीं सोचते कि यदि मैंने मेरे यहाँ आयात होने वाले पे 25% ड्यूटी लगाई, आयात ड्यूटी लगाई, तो मेरे देश में माल महंगा आएगा ना। तो इस महंगाई का क्या करूंगा मैं? ये महंगा 25% बढ़ेगा, मार बढ़ेगी, तो जो 100 रुपए की चीज है 125 रुपए में आएगी मेरे देश में। तो यदि 50 पार्ट ऐसे आ रहे हैं, मेजर पार्ट्स गाड़ी के, तो गाड़ी कितनी महंगी होगी? अमेरिका के अंदर ही रेस्टलेसनेस शुरू हो गई थी। अमेरिका में तमाम लोगों ने जो वोट दिए थे, उनको पता पड़ गया था कि किसके हाथ में वस्तुरा दिया उन्होंने। उन अलग अलग वहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लॉबी होती है, वहां एग्रीकल्चरिस्ट लॉबी होती है, वहां आर्म्स लॉबी होती है। उन लॉबी के प्लेयर्स ने दबाव डालना शुरू कर दिया सरकार पे कि भाई कहाँ कर रहे हो तुम, हमको हमारी दुकानें बंद करवाओगी क्या, फैक्ट्रियां बंद करवाओगी क्या, रोजगार बंद हो जाएगा जो चल रहा है वो भी। एक वो कारण था। अमेरिका से मैक्सिको को क्या जाता है? मशीनरी जाती है, बिजली उपकरण जाते हैं, वाहन जाते हैं, खनिज ईंधन जाता है, कृषि उत्पाद जैसा मक्का और सोयाबीन जाता है। अब जब अमेरिका से आने वाली चीजों पे मैक्सिको ने भी लगा दिया, तो क्या करेंगे? सोयाबीन तो वो दूसरी जगह से ले लेगा। हाँ, लेकिन जो वर्ल्ड में दूसरा प्लेयर है देने वाला, वो है चाइना। उस पे भी आपने 10 टेरिफ लगा दिया। एट अ टाइम 10 जगह झगड़े खोल दिए आपने, 10 जगह आपने लड़ाई खोल दी। तो इन्होंने मैक्सिको के साथ भी डाउन कर दिया। मैक्सिको के जो राष्ट्रपति थे क्लाउडिया शेनबॉम, उन्होंने एक कहा कि ठीक है, हम हमारी सीमाओं पे फौज खड़ी कर देंगे, लेकिन ये फिर हास्यास्पद है। यदि कनाडा के लोग, यदि मैक्सिको के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं,
फौज उनकी, बोले जाओ। हम्म। ये तो अमेरिका की फौज तैनात चाहिए जो मैक्सिको को आने नहीं दे रहे। मतलब हम बांग्लादेश को बोले और बांग्लादेश कहे कि नहीं, हमने अभी बॉर्डर पे सैनिक खड़े कर दिए, अब आप क्या लोग नहीं आएंगे। बांग्लादेशी बोलता है जाओ, लोगों को उनके यहाँ ज्यादा हो गए, इधर जाओ, वहां रोजगार नहीं, इधर रोजगार करो, यहाँ रोजगार पाओगे, कुछ पैसा आओगे तो डॉलर अपने यहाँ भेजोगे, हाँ, हमारी एक बात इकोनॉमी तो चल रही है। तो ये जो उन्होंने दिया है शगुफा इनको कि हम 10,000 सैनिक हम बॉर्डर पे खड़े कर देंगे, निगरानी रखेगी, हमारे यहाँ से लोग नहीं आएंगे, और ये मान लिया क्योंकि ये जगह चाहिए थी इसको मानने के लिए मैक्सिको की। हाँ, जिस हाँ, दिन मैक्सिको ओके कर देगा, नहीं तो मेरी इंडस्ट्री, मेरे देश के उपभोक्ता मारेंगे इसको, देश के उपभोक्ता मारेंगे। बोलेगा तू आया तो 25% महंगाई बढ़ाया भाई, सब्सिडी देगा क्या 25% महंगाई पे। अब आप कनाडा पे आ जाइए, जो दूसरा पार्टनर है। मैं दो ही पार्टनर की बात बताऊंगा क्योंकि ये पड़ोसी देश से लग के। जनवरी 24 से नवंबर 24 तक कनाडा और अमेरिका के बीच में कुल $700 बिलियन का बिजनेस हुआ है। अमेरिका का जो निर्यात है कनाडा को, यानी जो कनाडा अमेरिका से लेता है, वो $322 बिलियन का है, और जो अमेरिका को बेचता है वो $377 बिलियन का है। अब कनाडा से अमेरिका क्या लेता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस, बिजली, यूरेनियम, ये पहले चारों पदार्थ जो मैंने बताए, एटम्स, ये एनर्जी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद कार, मशीनरी, धातु, सोना, अनाज के बीज, क्योंकि कनाडा में सीड इंडस्ट्रीज है, सीड मैन्युफैक्चरर है, सीड पैदा करते लोग, सीड बेचते हैं अमेरिका में, और अमेरिका में कल्टीवेशन होता है। 2022 में अमेरिका ने कनाडा से $2.15 अरब का सोना खरीदा था। अब जब आप ये सारी चीजें को ड्यूटी लगाओगे 25%, और यदि ट्रूडो ने भी 25% अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया, तो क्या होगा? आपके सारे एनर्जी ऊपर चली जाएगी। वहां यूरेनियम, जो एटॉमिक प्लांट है उसमें यूरेनियम महंगा हो जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा, नेचुरल गैस महंगी हो जाएगी। तो आपके सारे, मतलब ये तो ऐसा है कि ये तो बिल्कुल मतलब ये डायबिटीज जैसा है। होता शुगर है, लेकिन सारे डिसीजंस को इनवाइट करता है, सबको बुलाता है। तो ये शुगर की बीमारी है। हमारे यहाँ देश को भी शुगर की बीमारी हो गई है। सस्ते क्रूड पे उल्टी ड्यूटी लगा के ये जो महंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल, उससे हर सेक्टर में महंगाई है। हर सेक्टर में महंगाई है, क्योंकि हमारे देश में जो भी चीजें ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो पेट्रोल पे और डीजल पे करती है। तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जैसा मैक्सिको से प्रॉमिस लिया कि 10,000 सैनिक खड़े कर देंगे तो लोग नहीं आएंगे, कनाडा ने कहा कि अरे हम जरा सा चॉपर ऑपर खरीद लेंगे नए, और एक अधिकारी नियुक्त करते हैं, वो बॉर्डर से ना ड्रग का जाना आना रोक देगा। ठीक है, बोला हाँ ठीक है, एग्रीड 25% कैंसिल, क्योंकि इनको कारण चाहिए था। सवाल कनाडा के निगरानी से, ड्रग जाने से रुकेगा नहीं, अमेरिका के रोकने से रोकेगा। अमेरिका कैसा रोकेगा? अपनी देश की सीमाएं सील करके। वो ये कर सकता है, वो बोल सकता था तुम क्या एक चॉपर खरीदोगे, मेरे पास ऑलरेडी चॉपर है, मैं निगरानी करता हूं, मैं देखता हूं कैसा ड्रग आता है अंदर। लेकिन वो डर गया ट्रूडो से। दूसरी बात कनाडा ने जो शुरू की थी, कनाडा अमेरिका से क्या लेता है? कनाडा लेता है वाइन, कुछ अनाज। उन्हें कहा अनाज हम उगाएंगे, और अमेरिकन वाइन अब कनाडा बैन करेगा। लोग रास्ते पे निकल गए, मॉल में से बोला अमेरिकन वाइन हटाओ, दारू हटाओ, अमेरिका नहीं चाहिए, अस्मिता का सवाल है हमारा, हम कनाडा की दारू पियेंगे। अब इससे कनाडा का दारू का उत्पादन बढ़ेगा, खप बढ़ेगा, उनका अपना घर में प्रॉफिट रहेगा।
अमेरिका को समझ में आ गया कि हम अपना दारू का धंधा भी खो देंगे और एनर्जी जो महंगी होगी उससे पूरी आग लग जाएगी पूरे इकोनॉमी में। हम्म, तो सरेंडर हो गया। ये दोनों देशों ने मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं लिया। इन दोनों देशों ने जिस पत्ते को आपने फेंका है उसी का काट मारा है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरा सवाल उन्होंने ही वही है आपसे, नहीं नहीं वही हमारे सवाल देश है में हाँ कि यहाँ देखिए, सबने ट्रम्प ने धमका दिया ट्रूडो को, सिनबाम को, जिनपिंग को। हमारे 56 इंच वाले को तो डरा नहीं पाए, 56 इंच वाले को तो ना टैरिफ टैरिफ भी नहीं लगा पाए, डर के मारे। ये डर ही था या कुछ और अंदर खाने कुछ और डील थी? डर या डील? मुझे लगता है डर है। डील तो देखिए, ट्रम्प तो डील करता नहीं। हम्म, ट्रम्प डील तभी करता है जो उसमें भारी पड़ता है। हम्म, मैक्सिको भारी पड़ गया है तो डील की। हम्म, चाइना ने दो शब्द पहले ही दो अंतरराष्ट्रीय परराष्ट्र मंत्री जो जो विदेश मंत्री जो बात कर रहे थे, हम्म, पहले मीटिंग में उन्होंने कहा कि अमेरिका औकात में रहे। हम्म, धमकाए नहीं उधर बैठ के हमको हम्म, कि चाइना ऐसा कर देंगे। नहीं, औकात में चाइना से बात कर रहे हैं, हम्म, किसी दूसरे कंट्री से बात नहीं कर रहे। भारत ने क्या किया? सबसे पहले मैक्सिको ने प्लेन वापस किए। हम्म, बोले हमारे लोग हैं, हम लेंगे, मना नहीं करते, लेकिन पहले हम तो तय करेंगे कि हमारे लोग हैं कि नहीं। मेरे यहाँ लोग भेजने के पहले क्या मेरे देश से आपने बात की थी? हम्म, मेरी सरकार से बात की थी? ये दादागिरी है आपकी। प्लेन भरोगे और प्लेन के लोग छोड़ दोगे कि तुम्हारे लोग और हम रख लेंगे उनको। पहले दो देशों के बीच में बातचीत हो, आप हमारे लोग चिन्हित करें, हम जाके देखेंगे वो हमारे हैं कि नहीं है, हम्म, और तब लेंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम हुंकार भरी। हमारे परराष्ट्र मंत्री तो जैसे उधर से आदेश है उन्होंने कहा बिल्कुल सर, हम तो खुश है इस बात को हम्म, कि बिना कागज पत्र आप भेज रहे हैं और हम बिल्कुल ले रहे हो, कोई पता नहीं। हम्म, तुरंत आज एक पहला प्लेन लैंड हो गया जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमृतसर में। वहां से हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लोगों को तो वो बस से भेज रहे हैं, बाकी दूर दराज के लोगों को जो है वो प्लेन से भेज रहे हैं। गुजरात वालों को? गुजरात वालों को तो क्या, गुजरात का तो मुझे लगता है अहमदनगर में प्लेन लैंड करवाना पड़ेगा, हम्म, इतनी तादाद है गुजरातियों की वहां पे। हम्म, सवाल है कि यदि ये 1 लाख के आसपास लोग वापस आ रहे हैं तो उनको क्या करेंगे? क्योंकि आशीष एक बहुत सोचने वाला समय है। ये जो डंकी रूट से लोग गए हैं, जो इलीगल तरीके से गए हैं, ये लोग अपना सब घर-दार बेच के गए हैं, हाँ, कुछ नहीं है अभी खेती-वेती इनके बेच पास। के गए हैं। तो हम्म, इनके पास वो पैसा जो लगाया जाने में वो तो खत्म हो गया। हम्म, सोच रहे थे कि अमेरिका में जाके कुछ कमाएँगे फिर अपन सेटल हो जाएँगे, वो भी खत्म हो गया। अब ये वापस आएँगे तो इनको सिवाय मज़दूरी करने दूसरे के खेतों में कोई काम नहीं। ज़्यादातर लोग वो है जो टेक्निकल नहीं है। हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह तो डिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो ऑफिशियली जाते हैं और ऑफिशियली आते हैं। H-1B वीज़ा के अंदर जाते हैं वो। उसमें कोई ये है ही नहीं। कंपनियाँ बंद होगी, आपको वहाँ पे रहने कई बार सिर्फ़ अवैध तभी हो सकते हैं कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप 6 महीने एक्सटेंशन में पड़े हो वहाँ पे, दूसरी हाँ, नौकरी तलाश रहे हो। इसी चक्कर में यदि आप अवैध हो तो अवैध हो तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी लोगों का क्या? रही टैरिफ की बात, एक सबसे पहले जो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि उन्होंने कहा कि डॉलर के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो मैं सैंक्शंस लगा दूँगा। हम्म, और प्रधानमंत्री जिन्होंने ब्रिक्स में कहा था कि हम अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। हाँ। आज परराष्ट्र मंत्री कहती कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जहाँ चाइना है। तो जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी तब चाइना साथ नहीं था क्या? बड़े क्या मेरे वही कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री हाँ, तो मेरे प्रधानमंत्री की आँखें कमज़ोर हैं। हाँ, दिखाई नहीं दिया उनको चाइना साथ में है। हम्म, परराष्ट्र मंत्रालय तब भांग खा के बैठा हुआ था क्या? हम्म, क्योंकि जब भी विदेश में कोई बात होती है तो परराष्ट्र मंत्रालय से नोट जाता है। हम्म, प्रधानमंत्री उठ के अपनी बात नहीं कहते। क्योंकि विदेश मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो पूर्ण सब चीजें अपने कंट्रोल में रखता है। क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा उच्चारा गया एक गलत शब्द युद्ध छिड़वा सकता है, युद्ध करवा सकता है, देशों के संबंध खराब करवा सकता है। तब तो आप हुंकार भर रहे थे करेंसी का, हम्म, वर्ल्ड लीडर बनना चाहते थे, विश्व गुरु बनना चाहते थे, गुरु घंटाल बन गए 2 मिनट में। और आपके इसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो वहां बोला वो क्या प्रधानमंत्री जी का डमी था? शर्मसार बात। उसके बाद
चाइना ने 10% रखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाइना भी अपना रोल अदा करेगा। नहीं कर चाइना दिया, का 15%, 15% ठोका, 15% 5 ठोका। बढ़ा के ब्याज। हाँ। हाँ, देखिए आप क्या होगा। हम्म, ट्रम्प साहब को लगा कि वो ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां अमेरिका हुंकार भरेगा और लोग चरणों में रहेंगे। ट्रम्प साहब शायद अपना इतिहास नहीं पढ़ते। आशीष, एक वही अमेरिका था जो वियतनाम जैसे छोटे देश में, हाँ। वियतनाम हमारे केरला इतना है, हम्म, वियतनाम भारत के केरला राज्य इतना है, और वैसा ही है, वैसी प्रकृति ने भरपूर दिया है, जंगल दिए है, समुद्र दिया है। अकेले वियतनाम ने अमेरिका जैसे बलाढ्य राष्ट्र को नाको चने चबवा दिए, और अमेरिका वियतनाम से भाग खड़ा हुआ, भगाया उन्होंने। ये इतिहास है। तो जब लोग अस्मिता के लिए लड़ते हैं और जब लोग सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए लड़ते हैं, देश को गुमराह करते हैं, वो सरेंडर होते हैं। मोदी जी सरेंडर हो गए। देखिए हमारे यहाँ टेरिफ भी अभी कम होगा। कल ही आपने न्यूज लॉन्चर पे स्टोरी की, मैं देख रहा था कि मैं कैसे उसको मैं मोटरसाइकिल से चर्चा लेके, बता भी दूं। हाँ बता एलन भी दीजिए थोड़ा एलन सा। मस्क, टेस्ला और हार्ले डेविडसन हम्म। जैसी, मतलब हार्ले डेविडसन एक नाम है, हो सकता है और नाम हो, नहीं पता है, ईमानदारी से कहें तो उतने नाम नहीं पता है। ये 1600 सीसी वाली सब बाइकें जो है, महंगी महंगी बाइकें जो विदेश से आती हैं, इन पर, और मस्क की टेस्ला, इस सब के लिए एक नई पॉलिसी आई है स्टार लगा करके अभी बजट में। इनमें मेक इन इंडिया का तड़का मारा गया है, छौंक। अब ये जो बाइक है 1600 सीसी वाली, इन पे 70% टैरिफ, मतलब 100 से 70, ये पिछली बार ही ट्रंप ने करवा लिया था, फिर 50 तक ले आए थे, अब 40% टैरिफ हो गया। अब 40 में भी खेल क्या किया है कि अगर हाफ असेंबलिंग यहाँ आप करेंगे इंडिया में तो वो हो जाएगा 20%, और अगर तो फुल असेंबलिंग करेंगे यहाँ तो तो 10%, यानी करीब करीब आशीष जी, अब 0 पे। हाफ असेंबलिंग क्या होता है? हम्म। वो जो गाड़ी वहां से आएगी उसकी सीट अलग होगी, लाइट हम्म। अलग होगा, ठीक हाँ। है, हाँ। उसका नीचे का पैर का स्टैंड अलग होगा, ठीक है, टायर अलग होंगे, रिम अलग होगी, या आके कसवाएगी। और ये आपके घर के सामने जो स्कूटर का मैकेनिक है हम्म। वो कसवा देगा, हम्म। हम्म। सीट कसवा देगा, मिरर कसवा देगा, लाइट कसवा देगा, स्टैंड कसवा देगा, दोनों पहिए चढ़ा देगा, टायर ट्यूब लगा देगा। 50% असेंबलिंग होगी। हम्म। मतलब ये देश स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पे जाएगा। हम्म। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात हो रही थी वो कहाँ गई? मैं कई बार 2013 2014 के मोदी जी ढूंढता हूँ आशीष, उनके भाषण जो हुए थे वो मोदी जी मुझे दिखाई नहीं देते। शीर्षासन करते हुए मोदी जी दिखाई देते। 2013 और 2014 के मोदी और आज के मोदी, मुख्यमंत्री मोदी तो मुझे डबल शीर्षासन करते हुए दिखाई देते हैं। जो $60 पे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, आज $87 में डबल शीर्षासन पे है। तो कुल मिलाकर ना इनको अस्मिता है, ना इनका वकूब है। वो एक ही थी दुर्गा, जिनका नाम इंदिरा गांधी थी, हाँ। वही थी कि जिन्होंने भारत के भूमि में खड़े होके नहीं, ना ना, लाल आंखों से चाइना को देखेगा ऐसा नहीं, व्हाइट हाउस में घुसकर अमेरिकन राष्ट्रपति की उसकी औकात दिखा दी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके निकल गई। और जिस गाड़ी में निकल गई, हेनरी किसिंजर परराष्ट्र मंत्री थे, वो पीछे भागते भागते, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैडम प्राइम मिनिस्टर, प्लीज रिकंसिडर। उसने कहा नथिंग डूइंग। मैंने उनका उस भाषण सुना जब अमेरिका से उतरी हो, अमेरिका की धरती पर, वॉशिंगटन डीसी में, और एक शामियाना बना हुआ था, उस शामियाने में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका वेलकम किया, और वही उन्होंने बोलते हुए कहा कि ये सबसे बड़े डेमोक्रेसी से एक दूसरे डेमोक्रेसी के लिए संदेश लेके आए। मैं भारत के लोगों का भाईचारे का संदेश लेके आया। हम गरीब है और परेशानी में है, इसके मायने ये नहीं कि हमारा आत्मसम्मान नहीं। हम आत्मसम्मान के लिए किस भी हद तक लड़ सकते हैं,
और आत्मसम्मान के साथ बराबरी का रिश्ता निभाने के लिए आई हैव गॉट द ग्रीटिंग्स ऑफ द इंडियन, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, टू द अनदर बिगेस्ट डेमोक्रेसी, द पीपल ऑफ अमेरिका। बराबरी पे, ये जानते हुए कि हम गरीब हैं, लेकिन अस्मिता है। और उसके बाद जो तनातनी शुरू हुई और वापस आते से तुरंत इंडिया में लैंड होते से सबसे पहले अटल जी को मैसेज गया, अटल जी को बुलाया और बताया कि ऐसा ऐसा अटल जी मैंने कहा। वो अटल जी ही थे। उन्हें कहा इंदिरा जी आप चिंता ना करें, पूरा देश आपके साथ है। यहाँ भारत की अस्मिता की बात है, पूरा देश आपके साथ है। यहाँ पे तो सिर्फ अडानी की, अंबानी की अस्मिता देखी जाती है और अपना विश्व गुरु रूप की छवि देखी जाती है। भारत को तो हर रोज बेचा जा रहा है। भारत की अस्मिता कितने पैरों के नीचे रसतल पे गई। कल न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख बताता है कि हमारे कुंभ में क्या हो गया। आपातकाल में लोग बीबीसी सुनते थे कि खबरें यहां नहीं होती थी। आज भी खबरों के लिए लोगों को न्यूयॉर्क टाइम्स देखना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे बताई हुई खबरें, सोशल मीडिया पे आई हुई खबरें, ये देशद्रोही और सनातन विरोधी बोला जाता है। आज सैल्यूट करता हूं मैक्सिको को, आज सैल्यूट करता हूं मैं कनाडा को, आज सैल्यूट करता हूं उनके नेतृत्व को, वहां की जनता को, जिन्होंने अपने देश की अस्मिता के लिए सब कुछ दांव लगाया और अमेरिका जैसे बलाढ्य राष्ट्र को अपने घुटनों में लाने के लिए मजबूर किया। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, मैं आस्तिक आदमी हूं आशीष, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश में भी ऐसा नेतृत्व तो फिर से पैदा होने दे। यदि पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है तो इंदिरा जी को फिर से एक बार जन्म लेने दे, कि इंदिरा जी के जाने के बाद और अटल जी का एरा खत्म होने के बाद स्वार्थी और मक्कार लोगों का ही भरमार पड़ी हुई है राजनीति में, जो देश के साथ हर जगह कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आते और झूठ परोस के एक अस्मिता का एक ढांचा खींच के ये बताया जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व में हमारी इज्जत है। क्या इज्जत है हमारी? अमेरिका हुंकार भरते तो हमारा प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ शब्द वापस लेते हैं करेंसी का। उधर से हुंकार भरते तो यहाँ ड्यूटीज कम की जाती हैं, वहां से लोग भगाए जाते तो हम लेने के लिए आतुर रहते हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते। ये हमारे देश का नेतृत्व है। चलिए खैर, ट्रंप को तो सबक तो सिखा दिया। दो देशों ने, उनके आसपास ताकत, अमेरिका के आसपास भी उनकी ताकत नहीं थी, लेकिन उसको औकात दिखा दी ट्रंप को कि तुम्हारी औकात क्या है, जब हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ करोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब पाओगे। लेकिन मोदी जी कल राहुल गांधी को कह रहे थे कि विदेश नीति में जरूरी है टिप्पणी करना, अगर विदेश नीति समझना है तो किताब पढ़ो, कैनेडी पे जो किताब लिखी गई है, नेहरू ने कैसे समझौते किए थे। मोदी जी को अगर भारत की विदेश नीति और भारत के विदेश नीति के गौरवान्वित कर देने वाले पल के बारे में पढ़ना है तो अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ें। अंग्रेजी में लिखा है और खासकर एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ लेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, जिनकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में है तो पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। हेनरी किसिंजर ने किताब लिखी, उस किताब को पढ़ने के बाद, हालांकि फिर भी मतलब फ्रेम में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें लिखा है इंदिरा गांधी ने क्या उस दौर में जवाब दिया था मुंह तोड़। ये अमेरिकी विदेश मंत्री ने लिखा है, इसलिए इसको पढ़ना। और नेहरू कोसना अभी भी बंद कर दीजिए, आप जहां जहां जाते हैं 3-4 बार सीरियल बेइज्जती करवा चुके हैं। अभी इंडोनेशिया, हाँ सीरियल बेइज्जती, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष अभी आए थे 26 जनवरी पे, और वहां पर नेहरू गुणगान, नेहरू गौरव गाथा बताने लगे कि कैसे इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध नेहरू जी के दौर में क्या क्या हुआ, भारत ने क्या क्या किया कि इंडोनेशिया और भारत इतने अभिन्न दोस्त हैं। आप गए थे यूरोप की यात्रा पे, वहां पे आपके सामने बखान होने लगा, आप वहां ट्रेन में बैठ कर के यूक्रेन आना था, आपको ऑस्ट्रिया में थे, वहां पर बखान होने लगा कि जो है नेहरू एरा का, पोलैंड में बखान होने लगा नेहरू का। विदेशी बखान करते हैं, दुर्भाग्य इस देश के जनता का, इस देश के नागरिकों का दुर्भाग्य है
जिसका बखान अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में हो रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद में फरेब करता है और यहाँ पर लोग तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। कल जब आखिर में यही कंक्लूड करूंगा, गौर से सुन लेंगे देश के बुजुर्ग खासकर, क्योंकि दो कैटेगरी है, 25 साल से नीचे वाले जिनको भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र और सनातन की रक्षा में निकले हैं, और 60 साल से ऊपर वाले जिन्होंने पूरी जिंदगी में, सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर बुरा लगेगा तो खैर बुरा लगे, कोई बात नहीं है, जिन्होंने पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तरों में करप्शन की बात मोदी जी भी कहते हैं पहले रहा है करप्शन, जिन्होंने पूरी जिंदगी रिश्वतखोरी, घूस पर करोड़ों का माल जमा कर रखा है, संपत्ति खड़ा कर रखी है, वो सब इस समय राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। कल एक 81 साल के बुजुर्ग मुझसे मिले और उनके साथ में बातचीत कर रहा था, 4:45 बजे कहे अब आज मेरी व्यस्तता है, जल्दी से मुलाकात खत्म करते हैं। मैं कहा ये ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं कहा मैं बता देता हूँ आपको 5 बजे, वो मेरे बारे में जानते नहीं थे, नहीं तो शायद बताते नहीं, मुलाकात नहीं करते। कहे 5 बजे मोदी का भाषण अभी नेहरू से लेकर के और राहुल तक सबकी धज्जियां उड़ाएगा, तो मैं जब ये धज्जियां नेहरू से लेकर सबकी उड़ाई जाती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सुनना है। 81 साल उम्र और 50-60 करोड़ की संपत्ति नोएडा में खड़ी की है, 70 करोड़। तो ये लोग नेहरू धज्जियां उड़ाया जाता है जिनको मजा आता है, वही नेहरू के दौर में और इंदिरा के दौर में पैसा कमाए हैं। तो ये इस देश की व्यथा है और कथा है। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर किसी नई कथा के साथ मिलेंगे, भाव के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।